डाबर मौका दे रही है उसकी फ्रेंचाइज लेकर जबरदस्त कमाई करने का, जहां फ्रेंचाइजी को बेचने के लिए मिलते हैं 90 से अधिक नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स, जिसमें ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो हर जगह नहीं मिलते हैं और जिसको लेने के लिए उसके लॉयल कस्टमर्स दूर दूर से आते हैं और बार बार आते हैं। साथ ही में ऐसे भी ब्रांड्स हैं जो जेब पर भारी नहीं पड़ते, और ये नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स का कॉकटेल इंश्योर करता है कि कस्टमर्स आते रहें और फ्रेंचाइजी कमाता रहे, जिस कारण से इसको टॉप रिटेल बिजनेस आइडिया इन इंडिया भी कहा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं इस फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी की सभी डिटेल्स इस वीडियो में जो शुरू हो रहा है अब। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुमित। मैं एक फ्रेंचाइज कंसल्टेंट और फ्रेंचाइजी नोट्स का ऑथर हूं। वेलकम टू एसजी फ्रेंचाइज एडवाइस, जहां नई फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस आइडियाज डिस्कस किए जाते हैं। इसलिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं। क्या आप इस बात से एग्री करेंगे कि इस समय अगर कोई फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा तो उसे हजारों ऑप्शंस मिल जाएंगे, मगर उसमें से ज्यादातर अननोन या अपकमिंग ब्रांड्स होंगे और एस्टैब्लिश ब्रांड्स की फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज बहुत ही गिनी चुनी होंगी। क्यों, ठीक कहा ना? तो जब इन हजारों अननोन या अपकमिंग ब्रांड्स के बीच डाबर इंडिया जैसा नाम दिखता है तो ये ख्याल जरूर आता है कि जाने तो कि ये क्या है और कैसी फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए एक एक करके इस फ्रेंचाइज बिजनेस की परतें खोलते हैं, और अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ लेना। तो सबसे पहले जानते हैं कि डाबर फ्रेंचाइज बिजनेस में क्यों आया, जबकि वो अपने स्टोर्स भी तो खोल सकता था। यह बहुत ही जायज सवाल है, और ये देखते हुए कि डाबर जैसी पुरानी कंपनी जिसकी स्थापना 1884 में हुई थी और उसके जैसी बड़ी कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ के आसपास हो और जो भारत की 4 सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनीज में से एक हो, तो अगर ऐसी कंपनी फ्रेंचाइजिंग के जरिए एक्सपेंशन करती तो थोड़ा सुनकर आश्चर्य हो सकता है। मगर फैक्ट ये है, डाबर पिछले 15 से अधिक सालों से ये स्टोर्स चला रही है न्यू यू के नाम से, और आज भी न्यू यू के अपने 70 स्टोर्स है पूरे देश में। और इतने सालों में और इतने सारे स्टोर्स चला करके डाबर न्यू यू ने ये अच्छे से समझ लिया है कि ये बिजनेस कैसे होता है, क्या बिकता है, किस प्राइस पॉइंट पर बिकता है, कैसे बेचा जा सकता है, किस मार्केट में क्या बिकता है और क्या नहीं बिकता है। ये सब जानकारी प्राप्त करने के बाद डाबर न्यू यू फ्रेंचाइज बिजनेस में उतरा है। तो बहुत सारे लोग यहाँ ये जानना चाहेंगे कि डाबर न्यू यू फ्रेंचाइज बिजनेस क्या है और इस न्यू यू डाबर फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल के पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है। तो चलिए इन सवालों का जवाब जानते हैं। न्यू यू डाबर फ्रेंचाइज बिजनेस एंड ब्यूटी, स्किन केयर, हेयर केयर, पर्सनल ग्रूमिंग, हाइजीन, फ्रेग्रेंस, होम केयर, मेंस ग्रूमिंग के प्रोडक्ट बेचती है, और इन सभी प्रोडक्ट्स को हम 4 मोटे मोटे कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहले है कॉस्मेटिक्स एंड मेकअप बिजनेस, दूसरा हेल्थ केयर एंड स्किन केयर बिजनेस, तीसरा मेंस ग्रूमिंग बिजनेस और चौथा है फ्रेग्रेंस बिजनेस। क्या आप गेस कर सकते हैं कि डाबर, जो कि हेल्थ प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है, उसने फ्रेंचाइजिंग के लिए कैटेगरीज क्यों चुनी? देखिए, बात बहुत सिंपल है। जब किसी के पास भी डिस्पोजेबल इनकम होती है तब वो पर्सनल हाइजीन और ग्रूमिंग पर पैसा खर्चना शुरू कर देता है, जिससे वो अच्छा और सुंदर दिख सके। और जैसे जैसे उसकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है वैसे उसका पर्सनल हाइजीन और ग्रूमिंग की तरफ खर्चा बढ़ता है, और इंडिया में ऐसे लोगों का नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक अनुमान के हिसाब से 2025 तक सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक मार्केट भारत में $20 बिलियन का होने वाला है, जो भारतीय रुपए में हो जाता है करीब 1.5 लाख करोड़ के करीब का। और शायद इसलिए कॉस्मेटिक बिजनेस आइडियाज आजकल इतने चल रहे हैं, और इसमें बाकी कैटेगरीज को भी जोड़ लिया जाए तो आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि ये मार्केट कितना बड़ा होने वाला है। और इन कारणों से आज के समय में न्यू यू फ्रेंचाइजी को बहुत तेजी से ग्रो होता मार्केट मिल रहा है। तो अब आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि एक बहुत तेजी से ग्रो होते मार्केट के अलावा इन चारों कैटेगरीज की एक साथ होने की वजह से फ्रेंचाइजी को क्या लाभ है। अब जरा इस प्रश्न के उत्तर पर ध्यान दीजिएगा। डाबर न्यू यू फ्रेंचाइजी को जो सबसे बड़ा और अनकहा लाभ है वो यह है कि एक बिजनेस में इन्वेस्ट करके 4 अलग बिजनेसेस से कमा सकता है। जी हाँ, 4। कैसे, ये जानते हैं। अगर कोई कॉस्मेटिक या मेकअप फ्रेंचाइज या स्किन केयर एंड हेयर केयर फ्रेंचाइज या मेंस ग्रूमिंग फ्रेंचाइज या डिओ एंड परफ्यूम फ्रेंचाइज अलग अलग लेता है तो उसको 4 अलग अलग फ्रेंचाइज बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मगर यहाँ सिर्फ एक फ्रेंचाइज बिजनेस लेकर के 4 अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट बेचे जा सकते हैं। इस तरह से अगर कोई फ्रेंचाइजी नहीं लेना चाहता मगर अपना ही कुछ शुरू करना चाहता है तब भी उसको 4 अलग अलग बिजनेस आइडियाज पर काम करना पड़ेगा, जैसे कि कॉस्मेटिक बिजनेस आइडिया या ब्यूटी बिजनेस आइडिया, डिओ एंड परफ्यूम बिजनेस आइडियाज, हेयर एंड स्किन बिजनेस आइडियाज एंड मेंस ग्रूमिंग बिजनेस आइडियाज। तो अब ये किसी इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो 4 अलग अलग बिजनेसेस करना चाहता है या ये एक फ्रेंचाइज बिजनेस लेना चाहता है। तो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक बार जब कस्टमर अंदर शॉप में आता है तो वो ये सोचकर आता है कि उसको पर्सनल ग्रूमिंग से रिलेटेड सभी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, अदरवाइज जिसको लेने के लिए उसको कई दुकानों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। इस तरह से न्यू यू रिटेल फ्रेंचाइज स्टोर कस्टमर्स के लिए वन स्टॉप शॉप बन जाता है। अलग अलग कैटेगरीज की तो बात हमने कर ली। अब जो इन्फॉर्मेशन जानने वाली है और जो इस बिजनेस का यूएसपी है वो ये कि डाबर न्यू फ्रेंचाइजी को 90 से ज्यादा ब्रांड्स मिलते हैं बेचने के लिए। तो ये ब्रांड्स कौन से हैं और इतने सारे ब्रांड्स रखने का कोई लाभ भी होता
होता है या नहीं, चलिए जानते हैं। ये 90 ब्रांड्स कौन से हैं जानने के लिए चलते हैं कंपनी की वेबसाइट पर newyou.in पर, और आप यहाँ अगर देखेंगे ब्रांड्स पर, इस पे क्लिक करें तो आपको यहाँ जितने भी ब्रांड्स हैं वो सब ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे सबसे पहले दिखा रहे हैं जैकलिन यूएसए, फिर डाबर, फिर अजमल, और इस तरह से ये चल रहा है। एवेन्यू, बेसिक केयर, बी ब्लंट, बायोटिक, बेनेटन, शैम्बर, कलर बार, डेविड बेकम, फेरारी, जिलेट, गेस। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कितने सारे ब्रांड हैं। लैक्मी, मामा अर्थ, न्यूयू का अपना खुद का ब्रांड, और अगर आप देखेंगे तो ये सब ब्रांड्स मिला के 90+ हो जाते हैं। यह कंपनी की ई-कॉमर्स वेबसाइट है, तो यहाँ पर अपनी फ्रेंचाइज क्वेरी मत डालिएगा क्योंकि कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। डाबर न्यूयू फ्रेंचाइज के लिए कहाँ अप्लाई करना वो मैं आगे आपको बताऊंगा। वापस आते हैं टॉपिक पर। देखिए, जब इतने सारे ब्रांड्स हो तो कस्टमर के पास ऑप्शंस होते हैं प्रोडक्ट चुनने का, और वो अपनी पसंद के हिसाब से अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग प्रोडक्ट्स ले सकता है। जैसे कि एक फीमेल कस्टमर लिपस्टिक एक कंपनी की ले सकती है और नेल पॉलिश दूसरी कंपनी की। इसी तरह से कोई कस्टमर शैम्पू एक कंपनी का ले सकता है और हेयर कंडीशनर किसी दूसरी कंपनी का। इस तरह से सभी कस्टमर्स को आजादी मिल जाती है अपनी पसंद के हिसाब से पिक एंड चूज करने की। इसके अलावा 2 और लाभ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट, देखिए, ये तो हम जानते हैं कि सभी ब्रांड्स सभी मार्केट में नहीं चलते हैं, तो जब इतने सारे ब्रांड्स हो तो तभी सभी प्रकार के कस्टमर्स को केटर किया जा सकता है। जैसे कुछ मार्केट्स में परफ्यूम प्रीफर किए जाएंगे तो कुछ मार्केट्स में डीओ प्रीफर किए जाएंगे। वहीं कुछ मार्केट्स में इंटरनेशनल ब्रांड्स चलेंगे तो कुछ ऐसे मार्केट्स होंगे जहां नेशनल ब्रांड्स ही चलेंगे। इस तरह से जिस तरह का मार्केट होगा और जैसा वहां का कस्टमर्स की डेमोग्राफी होगी, उसके बेसिस पर फ्रेंचाइजी को स्टॉक दिया जा सकता है। अगर फिर भी कुछ स्टॉक नहीं बिकता तब क्या, इसका जवाब मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ दूसरा लाभ यह है कि जब भी कोई इंटरनेशनल ब्रांड इंडिया आना चाहेगा या कोई लोकल ब्रांड नेशनल लेवल पे अपनी प्रेजेंस बनाना चाहेगा तो वो खुद ब खुद न्यूयू के पास आएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि न्यूयू से जुड़कर उसको पूरे देश में रीच मिल जाएगी। इस तरह से फ्रेंचाइजी को नए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स भी बेचने को मिलेंगे। तो देखा आपने, जब कोई बड़ी कंपनी मैदान में उतरती है तो कितना लंबा सोचकर उतरती है। अब तक हमने न्यूयू की स्ट्रेटेजी जानी, जिस वजह से कस्टमर स्टोर में आएगा, बट आने के बाद क्या, कंपनी ऐसा क्या कर रही है जिससे जो कस्टमर अंदर आए वो कुछ ना कुछ तो लेकर के जाए और दोबारा भी लौट कर आए। मैं यहाँ कंपनी की ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर रहा हूँ जो अलग से चलती है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इन स्टोर मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी की, क्योंकि रिटेल बिजनेस में इन स्टोर मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी बहुत मैटर करती है। तो चलिए जानते हैं न्यूयू क्या करता है इस फ्रंट पर। वैसे तो न्यूयू बहुत कुछ करता है, मगर हम 2 एक्टिविटीज पर ज्यादा फोकस देंगे। पहला, स्टोर में हमेशा कोई ना कोई प्रमोशनल स्कीम चलती रहती है, जैसा कि बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री, 40% ऑफ, 50% ऑफ। इस तरह से कस्टमर को हमेशा वैल्यू फॉर मनी की फीलिंग दी जाती है, और ये प्रमोशनल स्कीम्स 2 लेवल पर चलती है। पहला, ब्रांड्स जैसे कि कलर बार, लैक्मी, लॉरियल, नाइका, वो अपनी तरफ से प्रमोशनल स्कीम्स चलाते हैं। साथ ही में दूसरे लेवल पर न्यूयू भी अपनी तरफ से प्रमोशनल स्कीम्स देती है। तो जब कस्टमर अंदर आता है उसके सामने आकर्षक प्रमोशनल स्कीम्स होती हैं जो उसको परचेजिंग के लिए एंटाइज करती हैं, और वह कुछ ना कुछ लेकर के ही बाहर निकलता है। और एक बार जब कोई कस्टमर बन जाता है, उसको वापस लाने के लिए न्यूयू जबरदस्त कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम चलाता है, जिससे कस्टमर दोबारा आने में हिचकता नहीं है। और इन सब प्रमोशनल एक्टिविटीज और स्कीम्स के लिए फ्रेंचाइजी को एक पैसा भी खर्चना नहीं पड़ता, ये सभी खर्चे खुद कंपनी करती है। तो ये दोनों स्टेप्स इंश्योर करते हैं कि फ्रेंचाइजी की लगातार बढ़िया सेल होती रहे। मगर बढ़िया सेल होने के बावजूद ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टॉक ना बिके या कम बिके, तब उस कंडीशन में क्या होगा। देखिए, वैसे तो कंपनी शुरू में जो स्टॉक देती है वो जिस एरिया में फ्रेंचाइजी खुल रही है उसको डेमोग्राफी को समझकर, उस हिसाब से क्या डिमांड हो सकती है उसको देखकर, उसी रीजन में सिमिलर डेमोग्राफी वाले एरिया में जो प्रोडक्ट्स चलते हैं उनका एनालिसिस करके ही वो स्टॉक देती है। मगर फिर भी डेड स्टॉक या स्लो मूविंग स्टॉक की प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है, और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत आसान है। फ्रेंचाइजी का जो भी स्टॉक कम बिक रहा है या नहीं बिक रहा है वो कंपनी को वापस करके रनिंग स्टॉक मंगवा सकता है। तो इस तरह से फ्रेंचाइजी का एक भी पैसा डेड स्टॉक पे नहीं अटके, और ना ही स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स की वजह से उसकी रोटेशन स्लो होगी। डेड और स्लो मूविंग स्टॉक्स की प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानने के बाद अब जरा जानते हैं मैन पावर के बारे में। फ्रेंचाइजी को 2 मैन पावर अरेंज करनी होती है, एक स्टोर मैनेजर और दूसरा कैशियर, और इन दोनों पोजीशंस पर फ्रेंचाइजी और उसके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, या फ्रेंचाइजी बाहर से भी लोगों को ला सकता है। इन दोनों के अलावा जो सेल्स स्टाफ होगा वो कंपनी रहेगी। ये सेल्स स्टाफ कितना होगा वो इस पर डिपेंड करेगा कि स्टोर का साइज क्या है और लोकेशन क्या है। अब फटाफट जान लेते हैं स्पेस रिक्वायरमेंट्स और इन्वेस्टमेंट इन डाबर न्यूयू फ्रेंचाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये फ्रेंचाइज बिजनेस लेने के लिए एरिया चाहिए 250 से 500 स्क्वायर फीट प्राइम लोकेशन पर जहां अच्छा फुटफॉल हो। इस फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी में सेटअप एक्सपेंडिचर है अप्रोक्सीमेटली 15 लाख का, जिसमें फ्रेंचाइजी फीस है केवल 2 लाख की। इसके अलावा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है 25 लाख रुपए के करीब का। अब अगर किसी को ये इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगती है तो उसको मंथली टर्नओवर के पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए, जहां कुछ केसेस में मंथली सेल 50 लाख तक पहुंच जाती है। मगर ज्यादातर फ्रेंचाइजी
फ्रेंचाइजीज की मंथली सेल 15 से 25 लाख के बीच में है और फ्रेंचाइजी को ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपनी सेल के हिसाब से फ्यूचर में अपना स्टॉक लेवल एडजस्ट कर सकता है। न्यू यू के साथ फ्रेंचाइज एग्रीमेंट 5 साल का है और रिन्यूअल के समय कोई रिन्यूअल फीस नहीं है। तो चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जानते हैं कि फ्रेंचाइजी की कमाई कितनी है। इस रिटेल फ्रेंचाइज बिजनेस में मार्जिन ऑन सेल फ्लैट 20% है, मतलब जितनी भी सेल होगी उसका 20% फ्रेंचाइजी को मिलेगा। तो हमने इस रिटेल फ्रेंचाइज बिजनेस के जो नंबर्स देखे उसके बेसिस पे चलिए कैलकुलेट करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। डाबर न्यू यू फ्रेंचाइज की आरओआई कितनी है इसको हम इस एग्जांपल में समझेंगे 3 ऑप्शंस के द्वारा। पहला ऑप्शन जहां मंथली सेल 15 लाख की है, दूसरा ऑप्शन जहां मंथली सेल 20 लाख की है और तीसरा ऑप्शन जहां मंथली सेल 25 लाख की है। तो जैसा हम जानते हैं कि मंथली सेल का 20% फ्रेंचाइजी को मिलेगा तो वो उसकी इनकम हो जाती है और इन तीनों ही सिनेरियो में फ्रेंचाइजी की मंथली इनकम हो जाएगी ऑप्शन 1 में 3 लाख, ऑप्शन 2 में 4 लाख और ऑप्शन 3 में 5 लाख रुपए। अब इसमें से अगर हम अपने मंथली ऑपरेशनल एक्सपेंसेस घटा दें तो हमारा महीने का प्रॉफिट निकल आएगा। तो यहाँ बेसिकली हमारे मोटे मोटे 3 खर्चे हैं ऑपरेशनल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। पहला हो गया रेंट, दूसरा हो गया सैलरी और तीसरा हो गया इलेक्ट्रिसिटी। उसके अलावा चौथा एक छोटा मोटा कोई सन्ड्री एक्सपेंस हम रख सकते हैं। तो अगर सैलरी हम लेते हैं 2 लोगों की 45,000 रुपीज, आपको जो भी सैलरी देनी पड़ रही है आप वो ले सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस हम ले लेते हैं 15,000 के और मंथली रेंटल हम ऑप्शन 1 में लेते हैं 50,000 का, ऑप्शन 2 में 70,000 का और ऑप्शन 3 में 90,000 का। क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि जैसे सेल ज्यादा है तो लोकेशन उतनी अच्छी होगी या उतनी प्रीमियम होगी तभी उतनी सेल आ रही है। तो अगर लोकेशन अच्छी है तो रेंट भी थोड़ा ज्यादा होगा। आपके केस में जो भी रेंट होगा आप वो लेंगे। तो उस हिसाब से हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट पर मंथ आ जाती है ऑप्शन 1 में 1,10,000, ऑप्शन 2 में 1,30,000 और ऑप्शन 3 में 1.5 लाख रुपए। तो हमारा मंथली प्रॉफिट हो जाता है ऑप्शन 1 में 1,90,000, ऑप्शन 2 में 2,70,000 और ऑप्शन 3 में 3.5 लाख रुपए। और अगर हम अपने मंथली प्रॉफिट को 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा हमारा एनुअल प्रॉफिट जो होगा 22,80,000 रुपए, 32,40,000 रुपए और 42 लाख रुपए। तो आरओआई निकालने के लिए हम देखते हैं हमारा सेटअप एक्सपेंडिचर जो था तीनों ही केसेस में 15 लाख रुपए, तो हमारा ये सेटअप एक्सपेंडिचर निकल आएगा ऑप्शन 1 में 8 महीने में, ऑप्शन 2 में 6 महीने में और ऑप्शन 3 में 4 महीने में। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा स्टॉक था उसकी कितने टाइम में रिकवरी होती है। तो हमारे स्टॉक की वैल्यू है तीनों ही केसेस में 25 लाख रुपए। तो इसको रिकवर करने में हमको जितने महीने लगेंगे वो है ऑप्शन 1 में 13, ऑप्शन 2 में 9 और ऑप्शन 3 में 7। तो अगर हम मंथ्स टू रिकवर इन्वेस्टमेंट एंड मंथ्स टू रिकवर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक दोनों को ऐड कर देते तो ऑप्शन 1 में ये हो जाता है 21 महीने मतलब 21 मंथ्स, ऑप्शन 2 में वो हो जाता है 15 मंथ्स और ऑप्शन 3 में हो जाता है वो 11 महीने। तो जब फ्रेंचाइजी टर्म 5 साल का मतलब 60 मंथ्स का हो तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पीरियड बहुत अट्रैक्टिव है। मगर मैं जो आपको बता रहा हूँ आप सिर्फ उसके बेसिस पे कोई डिसीजन नहीं लेंगे। आप जब कंपनी से मिलेंगे बात करेंगे तो उनसे आप उनकी आरओआई की असेसमेंट समझेंगे और उसके बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जानने के बाद अब फटाफट जान लेते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में एक गूगल फॉर्म का लिंक है जिसमें फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन देनी है। इस गूगल फॉर्म में सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम देना है, उसके बाद अपना ईमेल आईडी देना है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है और देन आपको अपना सिटी बतानी है। उसके बाद आपको अपना इन्वेस्टमेंट बजट बताना है। अगर आप 40 लाख से कम कर रहे हैं तो ये ऑप्शन लीजिए, 40 लाख से अगर आप ज्यादा कर सकते हैं तो ये वाला ऑप्शन लीजिए। और अगर आपके पास 40 लाख का बजट नहीं आ रहा है तो फिर ये फॉर्म भरने का भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि फिर कंपनी से आपको कॉल नहीं आएगा। तो अगर आप 40 लाख या उससे ज्यादा की इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी रखते हैं इंक्लूडिंग लोन तो ही आप ये फॉर्म भरिए। उसके बाद आपको बताना है कि क्या आपने कोई प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर रखी, अगर कर रखी है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद आपको बताना है क्या वो प्रॉपर्टी 250 स्क्वायर फीट से ज्यादा की है विच इज द मिनिमम रिक्वायर्ड साइज ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर फ्रेंचाइज बिजनेस। अगर हाँ, अगर वो प्रॉपर्टी 250 स्क्वायर फीट से ज्यादा की तो यस कर दीजिए और अगर वो प्रॉपर्टी 250 स्क्वायर फीट से कम की है या आपने कोई प्रॉपर्टी नहीं देख रखी जैसे इस वाले ऑप्शन मैंने बताया तो फिर ये नो या नॉट एप्लीकेबल वाला ऑप्शन आपको लेना है। उसके बाद आपको बताना है कि वो आपकी वो जो प्रॉपर्टी है किस टाइप की है,
आपकी अपनी है तो वो ओन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर रेंट पे लेंगे तो रेंटेड पे क्लिक कर दीजिए। फिर आपको बतानी है अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो नॉट ग्रेजुएट वाले पे क्लिक करिए, ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन से ज्यादा कुछ कर रखा है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको अपनी एज बतानी है, और फिर आपको अपना प्रोफेशनल बैकग्राउंड बताना है कि आप जॉब में हैं या बिजनेस में, और फिर आखिरी में आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस इन ईयर्स, मतलब आपको कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस है वो आपको बताना। और ये फॉर्म भरने के बाद आप इसको सबमिट कर दीजिएगा, और अगर कंपनी आपकी प्रोफाइल सूटेबल पाती है तो आपको जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेगी। इसके अलावा अगर आप कोई और फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो देखिए, नहीं तो ये वाला वीडियो भी आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।